Hello everyone, Namaskar. I hope you all are doing extremely well. Welcome you all to the new program, new episode of विज्ञान नगरी. So as you all know that हम यहाँ पर हर दिन आते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ नया जानने के लिए, कुछ समझने के लिए अपने एक टीचर से. तो आज हम इसलिए सब जुड़े हैं यहाँ पर. सो विज्ञान नगरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि विज्ञान नगरी इज़ अ क्रिएटिव अटेम्प्ट टू शोकेस सम ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. सो ये जो साइंटिस्ट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं, डाइवर्स हैं, जैसे कि इनकी फील्ड्स भी हम कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल साइंस से बिलोंग करता है, कोई बायोलॉजिकल साइंस से बिलोंग करेगा, कोई मैं कहती हूँ कि केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा, कोई फिजिक्स से. बट इन सबको यूनाइट क्या करता है? इनका पैशन टुवर्ड्स द साइंस. सो आज हम यहाँ पर मिले हैं इस एपिसोड में एक ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में जानने के लिए जिनका नाम है रुचि राम साहनी सर. तो ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कैसे साइंस को पॉपुलराइज किया है पंजाब में ऑल ओवर इंडिया इन 20th सेंचुरी, ये हम एक टीचर से जानेंगे. और कैसे पहले इन जो साइंटिस्ट का नाम इतना पॉपुलर नहीं था, बट एट द एंड ऑफ आई वुड से साइंस का जब इंडिया में प्रोग्रेस होना शुरू हुई, साइंस के बारे में लोगों की जानकारी बढ़नी शुरू हुई, तो उस वक्त इन साइंटिस्ट ने क्या क्या इनोवेशंस, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करी हैं, इसके बारे में हम एक टीचर से जानेंगे. उन टीचर का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद वो हमें बताएंगे और अपने बारे में और इन साइंटिस्ट के बारे में. तो आज मैं इनवाइट करूंगी नरेश शर्मा जी, जो कि एक साइंस टीचर हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कालरखेड़ा पंजाब से, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट से, और ये आज काम कर रहे हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मेंटर साइंस इन पंजाब. अपने स्टूडेंट्स को ये बहुत प्रोत्साहित करते हैं नई रिसर्च के प्रति, और इनका रुझाव होता है कि नए नए साइंटिस्ट के बारे में जानना. तो आइए दोस्तों, सब स्टूडेंट्स मिलते हैं इनसे और इनसे हम जानकारी लेते हैं इन साइंटिस्ट के बारे में. तो मैं सर स्वागत करती हूँ आपका. नमस्कार इस प्लेटफॉर्म पे. नमस्कार मैम. नमस्कार. हाँ जी, हाँ जी सर. सो सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. थैंक यू नवकीन मैम. सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है. और साइंस के बारे में जब भी जैसे बात होती है तो जैसे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जैसे वही ऐसा कुछ मैं महसूस कर पा रहा हूँ आज यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करके. मैं एज ए साइंस मास्टर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कलरखेड़ा डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में. और पिछले 4 साल से मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मेंटोर काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का के अंदर. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी टीचर्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं. छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं. टीचिंग ट्रेनिंग्स जो होती हैं वहाँ पे हमारा रोल रहता है. तो बेसिकली हमारा काम जो है वो छोटे छोटे एक्टिविटीज के साथ टीचर्स को, उनकी टीचिंग को अच्छा बनाना, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जितना हम योगदान डाल पा रहे हैं. एमएससी फिजिक्स मैंने किया है, बीएड, और उसके बाद एमए एजुकेशन भी मैंने कंप्लीट किया है. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी. तो बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीखते रहें धीरे धीरे. आप जैसे लोग बच्चों से भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, तो बस सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ और सीख लें. जी. और आज सर हमें सीखने को मिलेगा आपसे रुचि राम साहनी सर के बारे में, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए, और इंडिया को आज जिस प्लेटफॉर्म पे आज है, इंडिया में रिसर्च हो रही है, तो एक योगदान इनका भी है. तो मुझे लगता है आपसे कोई अच्छा टीचर नहीं हमें मिलता जो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे पाता सर. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आपका कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आप हमारे साथ आज शेयर करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में. तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी ब्रीफली कि आप रुचि राम साहनी साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में हमें कुछ बताएं. रुचिराम साहनी जी की अगर हम बात करें तो आई थिंक शायद लोगों को उनके बारे में वो शायद इतना जानकारी उनको नहीं है. बट मैं बता दूं कि वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे
और पंजाब जो स्टेट से वो बिलोंग करते थे, तो वो उनका जो वो ना केवल एक साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, साथ साथ वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, क्योंकि जब जब उनका जन्म हुआ जिस समय पे, उस समय शायद इंडिया फ्रीडम की स्ट्रगल भी कर रहा था। साथ ही साथ वो एक फिलोसोफर भी थे, फिलोसोफर भी उनका रोल था एज ए फिलोसोफर। और जो उनके बारे में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जो जो मैं पर्सनली तौर पे, जाती तौर पे मैं फील करता हूँ, कि उन्होंने जैसे क्यूरोसिटी डेवलप करना, मेरे ख्याल से ये सबसे मुश्किल काम होता है। पढ़ाना बिल्कुल। या कुछ रिसर्च करना तो बहुत आसान आई थिंक मुझे लगता है, लेकिन जो क्यूरोसिटी पैदा करना बच्चों के मन के अंदर, या अपने स्टूडेंट्स के मन के अंदर, या अपने कोलीग्स के अंदर, वो काम उन्होंने जो है वो किया, जिससे उनकी जो शख्सियत है वो महान बन जाती है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, छोटी छोटी एक्टिविटीज। और ऐसा नहीं कि जब एक साइंटिस्ट की पिक्चर हमारे मन में आती है तो हमें लगता है बहुत बड़ी लैब दिखाई देती है हम लोगों को, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देते हैं हम हाँ लोगों जी। को। तो रुचिराम साहनी जी के केस में शायद ऐसा नहीं था। उनका जो जो लैब थी, वो छोटा सा टेबल थी, एक माचिस की डिबिया हो गई, एक एक छोटी सी मोमबत्ती हो गई, एक ग्लास की स्लैब हो गई। ये छोटी छोटी चीजें जो थी, वो उनका साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। तो आई थिंक इन चीजों से उन्होंने हाँ जी। एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश की बच्चों के अंदर। सो अपने आप में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने ये इस तरीके से मोटिवेट अपने स्टूडेंट्स को किया। बहुत बहुत बढ़िया सर। उस वक्त जब रिसर्च का इतना रुझान नहीं था, जैसे आप सर आपने हमें बताया कि उनका एक इतनी बड़ी रिसर्च लैब ना होते हुए भी उन्होंने अपने टेबल से ही शुरुआत करी, और उन चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने जो इनोवेशन करी है इंडिया के लिए, उसके लिए हम थैंक्स करेंगे। अब एक स्टोरी सर मुझे उनके बारे में थोड़ी याद है, जो उनके फादर का एक यूनिक स्टाइल था। वो चाहते थे कि मैं अपने सन को, हाँ जी, मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं। तो उनकी एक हम्म। स्टोरी थी, उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चे को मल्टीप्लिकेशन समझाने की कोशिश करी, अब वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए सर। जी, जी, बिल्कुल। थोड़ा सा बता दूं पहले तो कि उनका जो जन्म था वो 5 अप्रैल 1863 को हुआ था। डेरा इस्माइल हाँ जी। खान नाम की जगह है पाकिस्तान, अब अभी वो पाकिस्तान में है, पार्टीशन से पहले वो इंडिया का पार्ट थी। वहाँ उनका जन्म हुआ। और उनके फादर जो थे, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, उनके जो फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे। लेकिन कुछ उनका बिजनेस में उनको थोड़ा सा डाउनफॉल आया, तो कठिन परिस्थितियां थी उनके लिए। और जैसे अभी आपने एक जिक्र किया है एक इंसिडेंट का, और मुझे मुझे वहां से मैं मेरा जो श्रद्धा उनके फादर के प्रति भी बढ़ जाती है इस इंसिडेंट से, कि माँ बाप का जो रोल जी। होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसी बच्चे की, जो उसको पढ़ाने में या उसको उसको मोटिवेट करने में। हुआ ये कि एक्चुअली में उनको, उनके फादर को था कि इनका बेटा जो है वो जो टेबल्स हैं, जो पहाड़े हैं, वो अच्छी तरह से, मतलब फास्ट, बिना रुके, बिना रोक टोक के वो याद कर सके, लर्न कर सके। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके टीचर थे, पांडा जी के नाम से उनके टीचर थे, हाँ जी। जिनको आमतौर पे उस समय पे क्या होता था कि गुड़ दे दिया, चावल या आटे के बदले में वो पढ़ाई कराया करते थे। तो उस टाइम वो उनको 4 आने स्पेशल दिया करते थे, सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए, कि मेरे बच्चे को पहाड़ों की जो है वो टेबल्स की जो प्रैक्टिस करवाएं। और इसका उसके उस हाँ जी। उनके उनके बाल्य जो उनकी अवस्था थी, उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा, और वो बहुत, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गए। और उसके बाद उनको जैसे ना, हम आज भी मैम एक बात करते हैं नवकिरण मैम, कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि आज भी हम उनको डेली लाइफ से उसको लिंक नहीं कर पाए हैं। तो उनके फादर ने, बिल्कुल मतलब सर। इतनी पुरानी बात हम कर रहे हैं, लगभग 150 साल पुरानी बात हम लोग कर रहे हैं। उनके फादर को ने उनको एक दुकान के ऊपर लगवाया, कि जहां पे वो कैलकुलेशन करना सीख सके। देखो वहां पे होगा क्या, शॉप के ऊपर क्या होगा कि अगर वो छोटी सी गलती भी करेंगे तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। जब ऐसी स्थिति होगी तो हम्म। नेचुरली सी बात है कि बड़ा ध्यान से हम काम करेंगे। तो सिर्फ इस पर्पज के लिए कि कोई गलती ना हो, उनको एक दुकान के ऊपर उनके फादर ने लगवाया, ताकि वो अपनी कैलकुलेशंस को अच्छा कर सकें, अपनी टेबल्स को अच्छा कर सकें। तो ये एक बड़ी, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजेदार घटना जो उनके साथ हुई। और उनके फादर जो है, रियली आई अप्रिशिएट, मैं उनको मतलब अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए। और हमें सीखना चाहिए, एज ए पेरेंट्स भी उनको उनसे सीखना चाहिए कि बच्चों के लिए यहाँ तक भी जाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। उनके फादर ने सोचा कि एक गलती, एक मिस्टेक की वैल्यू
एक छोटी सी गलती भी अगर मल्टीप्लिकेशन में हुई तो उस वक्त कितनी भारी पड़ सकती है, ये समझाने के लिए जो उन्होंने एक कदम बढ़ाया। ये जैसे आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ये ज़रूर सीखना चाहिए उनके फादर से, और अपने बच्चे पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, एज अ प्रैक्टिकली उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ जी, थियोरेटिकल नहीं। बिल्कुल सही राइट। बात कही सर आपने। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमें उनके एजुकेशन के बारे में और थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी और बताएं सर, जी, ताकि कुछ सीखने को मिले हम सबको। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने जो जैसे मैंने बताया कि रुचिराम साहनी जी बहुत इंटेलिजेंट, मतलब क्योंकि जो उनके फादर ने जो इस तरह की परवरिश उनकी की गई जिस तरीके से, ऑल्दो बड़े मतलब उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस समय, इवन देन उनके फादर ने उनको पढ़ाई के ऊपर पूरा जोर दिया। तो ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो। हाँ और जी। उन्होंने अपनी जो मैट्रिकुलेशन थी, जो मैट्रिक की जो एग्जाम था, वो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल लाहौर से उन्होंने जो थी कंप्लीट की। और उसके बाद उन्होंने जो अपनी बैचलर डिग्री थी वो भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ लाहौर से कंप्लीट की। उसके बाद जो थी उनकी जो फर्स्ट जॉब थी, और उन्होंने बता दूं उन्होंने टॉप किया था उसके अंदर। और उसके बाद जो जॉब थी उनकी, जो फर्स्ट जॉब उनकी जो लगी, वो वेदर जो डिपार्टमेंट था, मौसम विभाग था, वो वहाँ पे कोलकाता, हाँ जी। उस समय कलकत्ता हुआ करता था, तो कलकत्ता में उनकी जो फर्स्ट जॉब लगी, जहाँ पे उनका काम क्या होता था, जो वेदर के ऊपर छोटे छोटे आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स देनी होती थी। और एक बात वहाँ पे एक मुश्किल ये भी थी, क्योंकि उसमें जो इंडियंस लोग बहुत कम होते थे ऐसी पोस्ट के ऊपर, तो क्रिटिसाइज काफी उनको झेलना पड़ता था उसके। तो उसके हाँ बाद वो जी। शिमला चले गए, जहाँ पे हेडक्वार्टर था उनका, वेदर वेदर डिपार्टमेंट का जो हेड, वहाँ पे उन्होंने कुछ साल काम किया। आफ्टर दैट जो होते वो उसको छोड़ के वो टीचिंग लाइन के अंदर आ गए, और उन्होंने गवर्नमेंट जो कॉलेज है लाहौर का, बड़ा फेमस कॉलेज है, आई थिंक मुझे लगता है शायद भगत सिंह जैसे लोग भी वहाँ पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एज ए जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब उन्होंने की, और 31 ईयर सर्विस, फर्स्ट इंडियन था, फर्स्ट इंडियन थे ओ। वो, हाँ जी। जिन्होंने इतनी लंबी सर्विस जो वहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे उन्होंने काम किया। और वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ बुक्स की बहुत कमी हुआ, उस समय बुक्स की बहुत कमी हुआ करती थी। जैसे आजकल तो जैसे बहुत कुछ हमारे पास इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं था, तो बुक्स की बहुत डिमांड रहती थी। तो वो अपनी जेब से जो उनका जो सैलरी थी वहां से, वो सैलरी बचा के अपनी बुक्स खरीदा करते थे, और फिर वो लाइब्रेरी में दे दिया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है सारी लाइफ उन्होंने इस तरीके से काम किया, और ये बहुत एज ए टीचर उनसे मैं काफी कुछ सीखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है साइंस कम्युनिटी, इंडियन साइंस कम्युनिटी में इतना हमने नाम नहीं सुना, लेकिन जब ये 20th सेंचुरी के आसपास सर ने जब साइंस को पॉपुलराइज करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, तो रुचि राम साहनी का नाम होने लग गया उनका, सिर्फ पंजाब में जी, नहीं, पूरे इंडिया में। अब इसके बाद मैं चाहूँगी आपसे ये जानना कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया था, मेरे ख्याल से शायद पंजाब में, स्टूडेंट को और एनकरेज करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो सर वो इंस्टीट्यूट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाब में ही है, और भी हमें बताइए उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा। जी, जी, जी। उन्होंने जैसे मैंने बात की कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वो काम किया करते थे। तो उनके एक साथी हुआ करते थे, उन्होंने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर, जैसे आप बात कर रहे हैं, कि उन्होंने पंजाब साइंस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की। इसके हाँ इसमें जी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था छोटे छोटे पेपर्स पब्लिश करना, छोटी छोटी वार्ताएं करनी, हम्म। नुक्कड़ नाटक करने। क्योंकि उस समय जैसे जैसे बात की हमने, मीडिया का इतना नहीं था, तो जहाँ को मेले बहुत लगा करते थे उस समय, तो मेलों में जाके वहाँ पे कुछ साइंटिफिक चीजें करनी वहाँ पे। तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और ताकि प्रसार हो सके, विज्ञान का, साइंस का प्रसार हो सके, साइंस के बारे में बच्चों में हाँ क्यूरोसिटी जी। डेवलप, तो वो उन्होंने वहाँ पे इसकी स्थापना की। और पंजाब साइंस इंस्टीट्यूट, PSI के नाम से इसको जाना जाता है, और ये उन्होंने स्थापना की। अच्छा, अच्छा। तो ये बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट होगा। मुझे लगता है कि बच्चे इसमें एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ जाती होंगी, बहुत जी, बहुत ऊँची जी, कट जी, ऑफ जाती होंगी, और हर एक स्टूडेंट चाहता बिल्कुल, होगा कि उनको एक मौका मिले इस इंस्टीट्यूट में एग्जैक्टली। पढ़ने का,
एज अ स्टूडेंट मैं भी चाहूँगी कि मुझे एक बार विजिट करने का मौका मिले। सर ने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया तो बिल्कुल। और सर इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट के साथ साथ वो उन्होंने कुछ लॉक और सेफ्स को कमर्शियल बनाना भी शुरू किया ऑन अ कमर्शियल बेसिस। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते थे एज कम्पेयर टू कि वो सिर्फ बुक्स रीड करना और उसको अपनी लाइफ में, वो चाहते थे कि मैं बुक्स रीड करूं और उसे अपनी लाइफ में यूज भी करूं उस नॉलेज को। तो ये जो स्टोरी है इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा सा। जी, जी सर। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हम कह सकते हैं। जब उन्होंने वर्कशॉप की स्थापना की, जैसे इसके अंदर पीएसआई के अंदर ही, पंजाब साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर ही, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे, जैसे कुछ बड़े ही थे वहाँ पे ना, जैसे कुछ मैकेनिक मिस्त्री टाइप लोग वहाँ काम किया करते थे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस हाँ तो जी। देखो हर चीज में होता ही है मैम, आज भी हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। हम्म। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे लॉकर्स, जो लॉक्स बनाने शुरू करवा दिए, और लॉक्स में उनको ओके। जो उनकी मिस्त्री की जो उनका जो होता था उनको देने के बाद उन्होंने उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया, और उसकी जो सेल से जो इनकम होती थी फिर उन्होंने उसके उससे इंस्ट्रूमेंट बिजनेस स्टार्ट किए। तो एक बड़ा फेमस वाओ। उनका फिर लॉकर का जो काम था, उससे उन्होंने लॉक्स बनाने शुरू किए, तिजोरियां बनानी शुरू की वहां से, और वहां से उनको सेल करके जो बचता था उससे वो इंस्ट्रूमेंट खरीदा करते थे। एक इंसिडेंट ये भी आता है कि वो कई बार बॉम्बे वगैरह जाया करते थे, या कहीं दूसरे शहरों में जाया करते थे, या फॉरेन में जाने का मौका भी उनको मिलता था। तो वहां पे वो कोशिश करते थे कि पुराने इंस्ट्रूमेंट मिल जाए कहीं से, तो यूनिवर्सिटी में पुराने इंस्ट्रूमेंट मिले उन्हें, वो खरीद लाते थे और फिर उनको ठीक करके या उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके, ताकि कम कॉस्ट के अंदर बच्चों के साथ वो इन एक्सपेरिमेंट्स को कर सके। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और प्रेरित करती है। बहुत बढ़िया सर, सही सही कहा आपने। ये कुछ कुछ जो स्टोरीज होती है, मुझे लगता है सर जो रियल लाइफ स्टोरीज है साइंटिस्ट के बारे में, वो स्टूडेंट्स को सुनाना, उससे स्टूडेंट ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो ये जो कुछ स्टोरीज जैसे आपने हमारे साथ शेयर करी, इस एपिसोड को देख के मुझे लग रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज खुश हो जाएंगे ये सुनने के बाद, और वो भी सोचेंगे कि जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं, खुद के लिए भी अच्छा करते हैं और अपने आसपास जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर करने की मुझे लग रहा है सोच आएगी। अब मैं एक और चीज स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि रुचिराम साहनी सर ने मैनचेस्टर में भी काम किया है सर, अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो, एज अ रिसर्चर। तो उन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे सर रदरफोर्ड के साथ इन 1915 एंड 1917 में, और उसके बाद उन्होंने जर्मनी में भी काम किया है टू कैरी आउट द रिसर्च इन रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए रुचिराम साहनी सर ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर जाकर भी अपनी रिसर्च करी, बट काम उन्होंने इंडिया में ही आकर किया। अब इसके साथ साथ उनके जो ग्रैंडसन हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स कहे थे जो कि हमेशा याद रहेंगे हम सबको। तो मैं वो चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और हम बताएं, ताकि उनके ग्रैंडसन उनके बारे में क्या सोचते थे और हमें उनके बारे में और जानकारी मिले थोड़ी। तो सर ये भी बताइए थोड़ा आप हमें। जी 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 मैम, उनके ग्रैंडसन का नाम हाँ जी। प्रोफेसर अशोक साहनी है। और ओके। वो अपने दादाजी के बारे में बताते हैं कि मेरे जो दादाजी थे वो ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे, वो एक टीचर भी थे, एक फिलोसफर भी थे, एक रिफॉर्मर भी थे। तो वो कहते हैं मतलब क्या होता है, जब हम अच्छी चीज के साथ रहते हैं तो मोटिवेशन मिलना स्वाभाविक है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। दो घटनाएं उन्होंने शेयर की कि जब वो 21 ईयर के थे, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, वहां पे जो उनके साथ जो लोग थे उनको उन्होंने मोटिवेट किया, और जैसे आपने बताया कि वो जो थे वो 51 ईयर की एज में जब वो कुछ ऐसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया जो लेटर ऑन जाके उन्होंने नोबेल प्राइज भी विन किया। तो ये दो हाँ जी। इंसिडेंट मतलब उनको कहते हैं मुझे बहुत याद आते हैं। जैसे आपने भी बात की रदरफोर्ड की, बच्चों ने भी शायद सुना होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इतने हाँ बड़े जी। साइंटिस्ट के साथ काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें जो वो कहते भी, ये चीजें बहुत मतलब एक माइलस्टोन, मतलब उनको लगता है कि ये लाइफ में थी, वो उन्होंने मोटिवेट किया, और उनके मोटिवेट किए हुए लोगों ने जो है वो नोबेल प्राइज तक विन किया। जी, जी, बिल्कुल। और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी हम जानते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं
कि मल्टी फेस्ड पर्सनैलिटी हैं वो। अगर राइटर हैं तो जैसे आपने बताया कि राइटिंग भी बहुत अच्छी करते थे सर, और साइंस में भी उनका रुझान था, और जैसे उन्होंने वर्कशॉप अपनी सेटअप करी तो उसमें भी उन्होंने खुद की भी तरक्की करी और साथ में औरों के बारे में भी सोचा। तो साइंस मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि सिर्फ खुद के लिए नहीं है साइंस, खुद आगे बढ़ना का नाम साइंस नहीं है। आप अपने आसपास के जो साथ में आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको भी आगे लेके चलें, तभी साइंस का मैं कहूँगी कि एक फुल हम यूज़ कर पाएंगे। अब सर अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्टोरीज जो आपने सुनाई हमें क्या सीखने को मिलेगा इनसे, स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में क्या समझें इस स्टोरी से, सर की लाइफ से, उनकी एजुकेशन से, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उसको हर रोज़ ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। तो जी बताइए सर। जी मुझे जो लगता है, जैसे अभी आपने बात की साइंस को, मैं भी पर्सन जो मुझे एक पूरी नटशेल उनकी जो मैं उनकी पूरी लाइफ को देखता हूँ या उनके जब काम को देखता हूँ, तो एक बात मेरे को समझ में ये आती है कि साइंस को सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी लैब्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी किचन में जाते हैं तो वहाँ पे भी साइंस है, अगर हम अपने बाहर गली में निकलते हैं, बाज़ार में निकलते हैं तो वहाँ पे भी साइंस है। तो छोटी-छोटी चीज़ों से हाँ हमें जी। साइंस को जो है वह पकड़ना होगा वहाँ से, और यही चीज़ उन्होंने हमको सिखाई कि छोटी-छोटी जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वो एक एक्सपेरिमेंट को 3-3 4-4 बार करके देखते थे। तो प्रैक्टिस करना सीखा कि साइंस के अंदर प्रैक्टिस, पेशेंस सिखाता है वो, उनकी लाइफ हमें पेशेंस भी सिखाती है। उनकी लाइफ हमें ये भी सिखाती है कि जो विकट परिस्थितियाँ आती हैं, जब कोई मुश्किल समय आता है तो घबराना नहीं है हमें, हमें आगे बढ़ते रहना है। ये चीज़ भी हम उनकी पर्सनैलिटी से सीख सकते हैं। हम उनसे ये भी सीख सकते हैं हाँ कि जी। सपने बड़े देखने चाहिए। जैसे अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं कि जो छोटा ड्रीम है वो बिल्कुल। क्राइम है। तो बड़े सपने भी देखने चाहिए। उन्होंने बाहर गए, वो अपनी लीव लेके बाहर गए। एक जो और अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जो उन्होंने जो डोनेट किया, किताबों को डोनेट किया, बुक्स बुक्स के साथ मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोग आज की जो पीढ़ी है वो टूट रही है, क्योंकि मेरे को लगता है सोशल मीडिया वगैरह ने हुँ। नुकसान काफ़ी किया है। तो एक चीज़ वो हमें ये भी सिखाते हैं कि बुक्स के साथ जो है वो प्यार करना हमें सीखना चाहिए। उन्होंने बुक्स को डोनेट किया लाइब्रेरीज़ के अंदर। सो मतलब मल्टी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ अगर हम देखें, तो हालाँकि उनका शोध कार्य बहुत छोटा था, और लेकिन उनका जो वो नॉलेज थी वो बहुत वाइड थी, बहुत ज़्यादा थी। तो हम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, जैसे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। डेफ़िनेटली जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे, और हम साइंस में और ज़्यादा तरक्की कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपने हमें इतनी जानकारी दी। मुझे ये आपकी बातें सुन के इतना मोटिवेशन मिल चुका है। आपने जो खुद के बारे में बताया, जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं अपने क्लासरूम में हर रोज, जैसे आपने रुचिराम साहनी सर के बारे में बताया, तो उनके बारे में जानकर भी मुझे लगता है कि हम सबको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी। तो सर का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न साइंस में यूनिक और अनपैरेलल है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सर थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपने हमें इतनी जानकारी दी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू यू। दरअसल में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने व्यूअर्स से, डायू साइंस कम्युनिकेशन के व्यूअर्स से कहूँगी कि आप जुड़े रहिए, हर एपिसोड को ध्यान से देखिए, क्योंकि विज्ञान नगरी एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको हर रोज एक साइंटिस्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और ये साइंटिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड in a unique way to our India, to the research. You get to know more and more about these kind of scientists or these kind of research. So थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स का। सर आपका अगेन मैं थैंक यू कहती हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, ध्यान रखिए सर। थैंक यू, नमस्कार।